तो मूर्ति पूजक संस्कृतियां ये मानती हैं कि द यूनिवर्स इज नॉट प्रोफेन, यूनिवर्स इज ऑल्सो डिवाइन। इसमें क्या होता है, आप इंट्यूटिवली आप लिबरल बन जाते हैं। इसे कहते हैं मार्केटिंग। ले लो ले लो ले लो। हम चारों में दीदी बुली थी, हम तीन बहुत डरते थे उनसे। तो आपको लगती हूँ मैं? पत्थर के सनम। हाँ, न वो शायद मूर्ति पूजा के ऊपर नहीं था, पर चलो ठीक है। वेलकम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जहाँ पे भी हैं, क्योंकि इंटरनेट पे तो कोई किसी भी समय देख सकता है। वैसे तो लोग पढ़े लिखे होते हैं, मैं सिर्फ पढ़ा हूँ, लिखने में मन नहीं लगता था। तो पढ़ने के चक्कर में बहुत सारी किताबें पढ़ी और एक से एक बढ़िया लेखक, उनको पढ़ा। अब किस्मत इतनी अच्छी है कि स्कूल में ना बढ़िया करने के बावजूद बड़े बड़े लेखक से और लेखकों से और लेखिकाओं से मुलाकात हो जाती है। आज अनकट में आपके साथ मैं हूं अनंत, और हमारे साथ, अब इनको इंट्रोडक्शन दूं भी नहीं दूं, चलिए नाम बताता हूं, अमीश एंड भावना। तो आपने किताबें तो पढ़ी होंगी, मेलुहा ट्रिलॉजी, उसके बाद फिर द रावण सीरीज, सीता, सब मैं लेके आया हूं, साइन भी कराऊंगा बाद में। लेकिन जरूर। अभी आज जिस किताब की बात कर रहे हैं वो ये है, हाल ही में रिलीज हुई है, दोनों ने लिखी है। एंड फॉर दोज ऑफ यू जिनको नहीं मालूम था, अमीश 8 साल छोटे हैं भावना दीदी से, करेक्ट। कितनी मार खाई है? अरे ये तो देखिए, हमारा ऐसा है कि हम 4 भाई बहन हैं। 3 भाई हैं, सबसे बड़ी दीदी हैं, और हम चारों में दीदी बुली थी, हम 3 बहुत डरते थे उनसे। तो आपको लगती हूँ मैं? मेरी 2 बड़ी बहनें, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं, एक तरह से बड़ी बहन नहीं, एक तरह से हमारे लिए छोटी माँ थी ये। तो उसी तरह हम पले बड़े हैं। तो प्रेम तो बहुत है, हम तीनों भाइयों के आंखों का तारा है दीदी। और फिर इनके साथ अभी पुस्तक भी लिख डाली। और आपका इंट्रोडक्शन मुझे बड़ा अच्छा लगा। किताब तो पढ़ा होगा, जैसे नाम तो सुना होगा। नहीं, अब मुझे याद है एक बार बहुत साल पहले आपसे बात हो रही थी, तो उस टाइम आप आखिरी किताब खत्म कर ही रहे थे मेलुहा शिवा ट्रिलॉजी की। की। हाँ, मैंने पूछा था, मैंने कहा क्या हो गया, इतनी जल्दी क्यों खत्म कर दी किताब, थोड़ी और लंबी करनी थी। पर इस किताब के बारे में बात करते हैं, ये कैसे शुरुआत हुई? आइडल्स इज मूर्ति पूजन जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में, तो इसके ऊपर किताब, क्या आइडिया, इसके पीछे क्या था? दीदी पहले मैं कुछ टिप्पणी कर देता हूँ, फिर आपके ऊपर। बिल्कुल। अनंत देखिए, ये आइडिया की शुरुआत हुई एक लिट फेस्ट पे। क्योंकि मेरे ज़्यादातर तो पाठक हैं, आप जानते होंगे, ज़्यादातर युवा पीढ़ी के हैं। तो एक ऐसे ही एक लिट फेस्ट पे एक कॉलेज स्टूडेंट उठ खड़ा हुआ और मुझे बताया कि अमीश, मुझे आपकी पुस्तकें बहुत पसंद हैं। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं मूर्ति पूजक नहीं हूँ। तो मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा, भाई मूर्तियों में तो भगवान नहीं है। अभी वो अपने दोस्तों के साथ था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि उसे एम्बैरेस करूं। मैंने कहा ठीक है, अपने प्रश्न पे आ जाओ। लेकिन वो मेरे दिमाग में रहा कि उसने ऐसा क्यों सोचा कि मूर्ति पूजा में कुछ गलत बात है। और ये क्योंकि भारत ऐसा एक देश है जहाँ पे आज भी मूर्ति पूजा जीवित है। वैसे प्राचीन ज़माने में तो दुनिया भर में मूर्ति पूजा संस्कृतियाँ थीं, तो ऐसा क्यों है कि हम भी मूर्ति पूजा के पावर को नहीं समझते हैं? यहाँ पे गाने भी ऐसे बनते हैं कि पत्थर की पूजा करके हारी में हारी। तो पत्थर के सनम। हाँ, न वो शायद मूर्ति पूजा के ऊपर नहीं था, पर चलो ठीक है। कोई पत्थर से ना मारे, मेरे वो भी दीवार, वो मूर्ति भी पूजा नहीं। Now you're getting into my zone। तो हमने सोचा इसके ऊपर भाई थोड़ी व्याख्या की जाए, थोड़ी समझाएं कि इसमें क्या अच्छी बात है। तो शुरुआत वहीं से हुई। दीदी, ये आप कुछ? Can I also address you as दीदी? आपको दीदी कहूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो एक और कारण था जो खासकर मेरे दिल के बहुत करीब है। हमने फॉरवर्ड में ये दूसरे हादसे के बारे में भी बताया था कि एक सहेली थी, वो घर आई थी
और उनने काफ़ी अपसेट तरीके से बोला कि आप ये आइडल वर्शिपिंग क्यों बोलते हैं? हम आइडल वर्शिपर्स बिल्कुल नहीं हैं, हम मूर्ति पूजक हैं और ये अलग सभ्यताएं हैं और हम अपनी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और आप ये आइडल वर्शिपिंग मत बोला करिए। मेरे ख्याल से ये उन नॉन भारतीय पद्धतों के प्रति एक बहुत ही गहरी नाइंसाफ़ी है जिनकी सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो गई है। म्यूज़ियम के पीसेस हैं वो इजिप्ट हो या ग्रीस, म्यूज़ियम के पीसेस हैं। ग्रीक्स और इजिप्शियंस पैसे कमाते हैं अपने पूर्वजों के नाम पर, लेकिन दिल से अपना मुंह मोड़ लिया है। एक भीषण प्रहार था मूर्ति पूजक के खिलाफ हाँ, मूर्ति पूजाओं के खिलाफ पूरी दुनिया में भीषण एक प्रहार। काफ़ी मिलियंस एंड मिलियंस तो मार डाले गए और जो बचे उनने अपने ही पूर्वजों के प्रति अपना नाता तोड़ दिया। ये पुस्तक एक तरीके से उन सभ्यताओं के प्रति भी एक आस्था और एक आदर है। और ये भी है कि जैसे उनने बोला, हमारी सहेली ने कि प्राण प्रतिष्ठा करते हैं हम। ये जो समाज थे, मूर्ति पूजक समाज, इनमें भी रीति रिवाज थे, इनमें भी रिचुअल्स होते थे। इजिप्शियन जो बुक ऑफ द डेड है वो बहुत ही विस्तार से एंशिएंट खेम, इजिप्ट जो था वो उसे खेम बुलाया जाता था, फेरोनिक जो इजिप्ट था, बुक ऑफ रा, बुक ऑफ खेम, यस। तो बहुत ही विस्तार से उनकी विधि विधियों के बारे में लिखा गया है। ग्रीक ऑरेकल जो तरीके होते थे विधि पूर्वक होते थे, बिल्कुल। तो उनमें भी एक किस्म की प्राण प्रतिष्ठा थी और ये एक तरीके से हमारी आदर पूर्वक एक नमन है उन संस्कृतियों, लॉस्ट सिविलाइजेशन। अब इतनी सारी आपने बातें की, ये तो फॉरवर्ड में भी लिखा है, ये दोनों कहानियाँ जो आपने बताई, कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो जाएगा ये ऑडियंस के लिए इतनी सारी चीज़ें कवर करना एक किताब के अंदर? इसीलिए तो अमीश है। तो कैसे क्योंकि ये पात्र क्रिएट कर दिए ना उसने। देखिए, ये ऐसा है कि ये शायद हमें ज़्यादा ईसोटेरिक लगता है क्योंकि हमने अपने शिक्षा प्रणाली और बचपन में जो सीखना चाहिए वो सीखा नहीं है। हम स्कूल चले गए और स्कूल में हमारी शिक्षा प्रणाली पूरी ऐसी है कि पढ़ा लिखा के बच्चे को अंग्रेज़ बना दो। हम मिट्टी से नहीं जोड़ते हैं, हम अपनी संस्कृति नहीं सिखाते हैं। देखिए, जो विदेशी संस्कृतियां हैं उनसे भी सीखना चाहिए और हमारे पूर्वज भी सीखते थे, लेकिन सबसे पहले अपनी बात तो सीखो। जो मूर्ति पूजक जो सभ्यताएं हैं, संस्कृतियां हैं, उनमें एक इंट्यूटिव लिबरलिज्म है और अगर हम वो सिखाएं तो लिबरलिज्म के लिए लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद समझ जाएंगे कि हमारे पूर्वज भी हमसे ऐसा ही चाहते हैं। क्या ये कोशिश है मूर्ति पूजक की किसी चीज़ की भी पूजा कर लो? इज दैट द फ्रीडम इट अलाउज यू? देखिए, फंडामेंटल फिलोसॉफिकल डिफरेंस ये है, जो मूर्ति विरोधक जो संस्कृतियां हैं उनका मानना है कि जो पूरा ब्रह्मांड है, जो पृथ्वी है, ये सब एक प्रोफेन चीज़ है, गिल्ट रिडन है, क्योंकि डिवाइन जो दिव्य सिर्फ एक बाहरी एक वन मेल गॉड है, बाकी सब प्रोडक्ट ऑफ गिल्ट है। लेकिन हमारे मूर्ति पूजक संस्कृतियां में ये कहते हैं, हाँ ब्रह्मन भी है, एक दिव्य रूप जो है जो ब्रह्मांड के परे है, लेकिन ब्रह्मांड भी दिव्य है, पृथ्वी माँ भी दिव्य है, आप और मैं, हम सब में भगवान है। नमस्ते का मतलब क्या है? आई बाउ टू द डिवाइन विद इन यू। तो मूर्ति पूजक संस्कृतियां ये मानती हैं कि द यूनिवर्स इज नॉट प्रोफेन, यूनिवर्स इज ऑल्सो डिवाइन। इसमें क्या होता है, आप इंट्यूटिवली आप लिबरल बन जाते हैं, क्योंकि आप एनवायरमेंटलिस्ट इसलिए होते हैं क्योंकि आप मानते हैं कि पृथ्वी माँ तो माँ है, देवी है। कहीं आपके पेगन ओरिजिन्स हैं। हाँ, और वो देवी हैं, वो रिसोर्स नहीं है जिसे आप यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, लूटते रहो, ठीक है।
तो एनवायरमेंटलिज्म सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम पैदाइशी एनवायरमेंटलिस्ट हो जाते हैं। पेगन कल्चर्स जो हैं वो माँ की आराधना करते हैं, दे आर गॉडेस वर्शिपिंग कल्चर्स, तो ऑटोमेटिकली फिर औरतों के प्रति वो इज्जत आ जाती है, क्योंकि हमारे संस्कृति में भाई ऋग्वेद में कई सूक्त ऐसे हैं जिन्हें औरतों ने लिखा है, करेक्ट। कई महिलाएं थीं जिन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना की प्राचीन ज़माने में, और बहुत वल्लभी जगह ऋषि महिलाओं 2000 को पहले, पुरुष से ऊंचा दर्जा दिया गया करेक्ट। है। वो राज्य को चलाती थी, जैसे रानी प्रभावती गुप्ता 2500 साल पहले। वल्लभी महाविश्वविद्यालय की स्थापना एक महिला ने की करीब 1,500-2 हज़ार साल पहले। तो ये सब ये नेचुरली आ जाता है अगर आप मूर्ति पूजक हैं। ये वल्लभी आपने बोला, ये नाम वहीं से आपने लिया? कैरेक्टर बुक में जो वाइफ उसकी है जिसको वली बोलते हैं। हाँ, नहीं, वली वो एक शॉर्ट ही है, बट सॉरी, आप बताएं। वो तो अनिर्बान की जो वाइफ है। हाँ वाइफ है, आधी सिखनी है और आधी थाई। थाई। उनका वली शॉर्ट फॉर्म है मलीवलाया का, मलीवलाया। और ये एक थाई नाम है कि मालाओं से रूपित देवी। ऑन दैट नोट कॉफी आ गई है। वाह, आई लाइए। तो ज़रा गला गर्म करते हैं, फिर दिमाग के वो जो सेल्स आपके पुराने हो गए उन्हें भी गर्म करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। कॉफ़ी पीते पीते बात करते हैं। हाँ, अच्छा, चीनी नहीं, चीनी किसी को नहीं नहीं चाहिए, ले जाइए। थैंक यू। तो मैं वही, जब मैंने किताब पढ़ी मैंने कहा इसमें हर जगह मतलब अथीना की बात हो रही है, ग्रीक माइथोलॉजी, मेसोपोटामियन, हिंदू कल्चर तो डिस्कस किया गया है, फिर मोनोथिस्टिक पॉलीथिस्टिक रिलीजन्स। ये कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे आप अपने पढ़ने वालों से? नहीं, ये सबसे पहले बात तो कॉफ़ी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कॉफ़ी अच्छी है तो मैंने बनाई है, बुरी है तो किस्मत। कॉफ़ी का फ़ायदा ये भी है, आपकी ब्रांडिंग भी अच्छी होगी। अनकट पे आप सब हैं, अमीश, दीदी और मैं अनंत। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। तो देखिए, मेरा मानना है कि जो भी पाठक हैं, दर्शक हैं, उनका कभी कभार ये मूड होता है, जैसे अगर मैं चित्रपट का एक एग्जांपल दे दूँ, मूवीज़ का एक एग्जांपल दे दूँ, कभी कभार ये मन होता है कि भाई सलमान भाई की पिक्चर देखनी है, रजनीकांत की पिक्चर देखनी है। मुझे भी पसंद आती है, ठीक है, रजनीकांत का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बचपन मैंने तमिलनाडु में की थी, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अभी ऐसी पिक्चरों में भाई दिमाग का तो कुछ इस्तेमाल नहीं होता है। जब आप सलमान भाई को देख रहे हैं तो आप भाई को देख रहे हैं, वहाँ पे दिमाग की कुछ ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं वही इंसान हूँ, मुझे इंटरस्टेलर भी बहुत पसंद है जहाँ पे दिमाग की ज़रूरत पड़ती है, करेक्ट। डॉक्टर शिवागो भी पसंद है जहाँ पे दिमाग की ज़रूरत पड़ती है। तो पाठकों में भी, पाठक भी ऐसे हैं, कभी कभार उन्हें बस एक रोमांस नॉवल पढ़ना है, ठीक है, कभी कभार उन्हें एक अच्छी कहानी, फ़लसफ़े की बात भी सुननी है, बशर्ते वो एक अंडरस्टैंडेबल तरीके से पेश की जाए। इसीलिए हमने इसे कॉन्वर्जेशन के रूप में, बातचीत के एक रूप में पेश किया है। जैसे आप अभी हम पहले जो बात कर रहे थे कि भाई डिनर टेबल के इर्द गिर्द बैठ के एक परिवार एक दूसरे से बात कर रहा है, तो इस किताब में भी आपने मेंशन किया है द टेक्निक ऑफ डायलॉग, तो थोड़ा रिलैक्स तरीके से। कई बार नॉन फिक्शन कठिन हो जाती है, क्योंकि जो आधुनिक पश्चिमी जो कल्चर है उसमें टेक्स्ट बुक, अपने नॉन फिक्शन को एक टेक्स्ट बुक की तरह वो लोग पेश करते हैं कि भाई ये केस है और पूरा मैं उसके दलीलें दे रहा हूँ वो केस का, तो टेक्स्ट बुक की तरह हो जाता है। लेकिन अगर आप उपनिषद को पढ़ें, और सिर्फ उपनिषद नहीं, जो प्राचीन जो पाश्चात्य संस्कृति थी, जो प्लेटो, सोक्रेटिस, उसमें भी वो कॉन्वर्जेशंस के द्वारा पेश करते थे जो भी फ़लसफ़े की बात है, मास्टर एंड डिसाइपल यूजुअली। हाँ, या और वेरियस डिफरेंट पीपल, तो उसमें क्या होता है, फ्रेंड्स, Yeah. तो उसमें आसान हो जाता है समझना। तो हमने इसी तरह इसको पेश किया है। तो ये फ़लसफ़े शायद थोड़े आप कह सकते हैं थोड़े इंट्रिकेट हैं, लेकिन समझना बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। ऐसे ही हमने लिखा है। दीदी, अगर आप भी कुछ। मैं बोलूं कि ये फ़लसफ़े जो हैं ये दिमाग को शायद कठिन लगें, शायद नहीं, दिल में रेजोनेट करेंगे। हमारा दिल जो है वो खींचता है देवी देवताओं की तरफ,
क्यों खिंचता है हमें समझ में नहीं आता, लेकिन खिंचता ज़रूर है। हम मुंबई वालों से पूछिए कि गणेश चतुर्थी पर मुंबई कितना हर्षोल्लास हो जाता है। हर्ष और उल्लासी हो जाता है। ट्रैफिक के रेट्स भी और टैक्सी के रेट्स भी बढ़ जाते हैं, सरचार्ज लगने लेकिन लगता सब है। लोग जाते क्यों हैं? क्योंकि उसमें आनंद मिलता है। तो हम समझा रहे हैं भाई आनंद क्यों मिलता है। आपका आपके दिल को आवाज़ पहुंच रही है, बस दिमाग को समझने की ज़रूरत है। किताब पे फिर से वापस आएंगे। आप लोग काफ़ी टाइम से इंडिया से बाहर रहे हैं। यू ऑफ कोर्स आप लंदन में रहती हैं, कहाँ? नहीं, ये भारत में ही रहती है। मैं मुंबई में रहती मुंबई हूँ। में। मैं अमीश, लंदन 4 साल। ये लंदन क्या सडनली ऑथर से डिप्लोमेट कैसे बनते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि बिना आईएएस क्रैक किए इंसान डिप्लोमेट कैसे बने। बताइए। तो ये ऐसा है कि ये एक सरकार का एक प्रोग्राम है कि कई स्पेशलिस्ट मिनिस्ट्रीज़ में हम जो स्पेशलिस्ट हैं बाहर से, जो आईएएस, आईएफएस, आईपीएस तो शायद नहीं, आईएएस, आईएफएस जिन्होंने नहीं किया है, उनको भी हायर किया जाता है शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट में, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट। और शायद ये एक्सपेरिमेंट ये है कि भाई हम लोग एक फ्रेश थिंकिंग के साथ आएंगे। हम ये तो नहीं सोच रहे कि भाई यहाँ पे अपना करियर बसाना है, तो हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, कुछ फ्रेश थिंकिंग ले आएंगे और होपफुली जिस भी इंस्टीट्यूशन को हम चलाते हैं उसमें थोड़ा सा एक ग्रोथ आ सकता है। तो वही उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा मुझे भी हायर किया था, किया गया था। तो 3 साल के कितने साल हो गए? 3 साल ओरिजिनल टेन्योर था। मुझे हायर किया गया था एज मिनिस्टर कल्चर एंड एजुकेशन एट जो भारत का उच्च आयोग है लंदन हाई में, कमीशन में। हाई कमीशन में, और डायरेक्टर नेहरू सेंटर था। तो 3 साल का टेन्योर था, लेकिन मुझे एक्सटेंशन भी दिया गया। शायद उनको मेरा काम पसंद आया। इस दया से हम सब वंचित रहे, इनको मिल गया। बढ़िया है। Congratulations। लेकिन 4 साल से ज़्यादा अभी समाप्त हो गए। तो मैं अभी वापस आ गया हूँ। मुझे बताया गया है कि नेहरू केंद्र के निर्देशकों में से शायद मेरा सबसे लंबा टेन्योर में से एक था। और लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन बड़ा मज़ा आया लंदन में काम करने में। ज़्यादा याद आई इंडिया की? भारत की तो बहुत याद आती है। देखिए, मैं आई एम बेसिकली एन इंडिया बॉय। जब मैंने छोड़ा था तो जब नौकरी, जब मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ तो मैंने एक वीडियो भी दिखाया था कि भाई मुझे तो अच्छा यही लगेगा कि मैं जीऊँगा भारत में, मरूँगा भारत में, और अगला जन्म भी शिव जी की कृपा रही तो भारत में ही होगा। लेकिन हाँ, कुछ साल के लिए भारत माँ का काम किया वहाँ पे, अच्छा लगा। दीदी, इनके बारे में तो बहुत पता है लोगों को, ढूंढ ढांड के पता लग जाता है। आपके बारे में रिसर्च करने पे भी नहीं। व्हाट इज द सीक्रेट इन लाइफ? क्या क्या अपने बारे में कुछ बताइए। कैसे स्कूलिंग, हाउ डिड यू गेट इनटू राइटिंग? क्या? देखिए, ये बिना आईएएस के ब्यूरोक्रेसी में घुस गए और मैंने आईएएस छोड़ दिया था। सारी कृपा यहीं बरस वाई, लेकिन आप आईएएस क्यों छोड़ दिया? वेरी सिंपल, आई फेल इन लव। और खीर के लिए शक्कर छोड़ दी। मैं ज्यादा इसमें नहीं बात करूंगा, नहीं तो अपने आप से मतलब अंदर से वो जो क्या किया क्या नहीं किया वाली फीलिंग आ जाती है। तो स्कूलिंग वूलिंग आपकी सारी यहीं से? नहीं, स्कूलिंग मुंबई, और फिर कुछ अरसे के लिए हमारे पापा उड़ीसा में काम करते थे। रूरकेला के पास एक कांसबहाल नामक छोटा सा एक टाउन था। तो उस दौरान पहले मेरे भाई अनीश और मैं, जो मुझसे 2 साल छोटा है, हम दोनों बोर्डिंग स्कूल गए। और उसके कुछ सालों बाद अमीश और उसका जुड़वा भाई भी कुछ सालों के लिए बोर्डिंग स्कूल्स में थे। और उसके बाद जब पापा वापस मुंबई आ गए तो हम बच्चे भी वापस घर आ गए। और ये बोर्डिंग स्कूल का मसूरी साइड? मसूरी। वो कौन सा वाला? वाइनबर्ग आइलैंड। अरे तुम ऊपर पहाड़ चढ़ के। हाँ। कमिंग बैक टू द बुक, इसमें सबसे ज्यादा टाइम मुझे लगा पहले सोलर और लूनर कैलेंडर, उन दोनों को, और फिर हमारा जो कैलेंडर है इंडिया का, वो दोनों का मिश्रण है। तो पहले तो ग्रेगोरियन कैलेंडर समझना पड़ता है कि भाई वेस्ट का कैलेंडर कैसा है। तो एक बार हमारे ऑडियंस को समझा दीदी, आप समझाइए इसको। विस्तार से नहीं। उसके लिए आपको पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। ये है, खरीद लीजिए। इसे कहते हैं मार्केटिंग। ले लो।
लेकिन बहुत ही एक सिंपल तरीके से जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो सिंपल है, वो सोलर कैलेंडर है, सूर्यदेव पर निर्धारित है। जो इस्लामी हिजरी कैलेंडर है वो लूनर कैलेंडर है, वो सिर्फ चंद्रदेव पर आधारित है। हमारा जो कैलेंडर है वो लूनी सोलर है, और ये सूर्यदेव और चंद्रदेव और पृथ्वी माँ तीनों के मूवमेंट को ट्रैक करके हमारा कैलेंडर बनाता है। ये इतना यूनिक नहीं है। जो एंशियंट मायंस थे उनका कैलेंडर भी लूनी सोलर था। इन फैक्ट उनका एक कैलेंडर था जो, आप विश्वास नहीं मानेंगे, वीनस शुक्र प्लैनेट पर आधारित था। मैं इससे ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर करूँगी। यूट्यूब पर आप अहरगणा ये यूट्यूब वीडियोस ज़रूर देखिए। बेंगलोर के कोई हस्ती हैं जिनने बहुत ही विस्तार से और प्रेम से और सिंपल रूप से हमारा हिंदू पंचांग एक्सप्लेन किया है 21-22 एपिसोड्स पे। आप ज़रूर देखिएगा अहरगणा। लेकिन एक चीज़ और अगर बताऊं संक्षेप में, ये जो कैलेंडर है, जो भारतीय, जो से आप धार्मिक कैलेंडर कह सकते हैं, हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत वैज्ञानिक है, क्योंकि उसमें टाइड्स, मून मूवमेंट्स और वैक्सिंग, वेनिंग, मून, सीजन सब कुछ समा जाते हैं। ज़ोडिएक, सूर्यदेव। हाँ, तो बहुत ही साइंटिफिक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत ही साइंटिफिक है ग्रेगोरियन और हिजर कैलेंडर के। और इनका जो मिलन होता है, सोलर कैलेंडर, हमारा सोलर कैलेंडर है, लूनर कैलेंडर है, और इनका मिलन होता है अधिक मास से। मलय मास। हाँ। सही पकड़े हैं। जो इस साल श्रावण में आए। आई थिंक 2026 में अगला आएगा। हाँ, ज्येष्ठ महीने में। आजकल रिलीजन को लेके अगर सही तरीके से बोले तो रिलीजन को अस्त्र की तरह यूज किया जा रहा है, लोगों को या तो किसी तरह पोलराइज करने के लिए या किसी तरह से अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। हाउ कंफर्टेबल आर यू, मतलब ये आपको देख के थोड़ा बुरा लगता है या यू थिंक इट इज द नीड ऑफ द टाइम? जस्ट वांटेड योर व्यूज ऑन दैट। देखिए, हमारे प्राचीन ज़माने में चीज़ों को जज नहीं किया जाता था, और प्राचीन धर्म में ब्लास्फेमी शब्द का कुछ मतलब ये कॉन्सेप्ट भी नहीं था। ये तो आप वैदिक संस्कृत देखेंगे तो ब्लास्फेमी शब्द का कुछ अनुवाद ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं था तो शब्द ही नहीं था। तो मैं जज नहीं करता हूँ जो हो रहा है। शायद ये क्योंकि समय ऐसा है पूरे विश्व भर में, ये हमें देखने को मिल रहा है। मैं हाल में ऑक्सफोर्ड में गया था, ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेट में मैंने भाग लिया था। वहाँ पे विषय था दैट गॉड इज़ अ डिल्यूजन। तो एक तरफ पे हम थे, एक क्रिश्चियन कार्डिनल थे, एक सिख मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे, और मैं था, मैं हिंदू धर्म के प्रति बात कर रहा था। और लेकिन जो तीन एथीस्ट थे वो सब वेस्टर्न एथीस्ट थे, पश्चिमी एथीस्ट थे। तो वो सिर्फ क्रिश्चियनिटी के ऊपर बात कर रहे थे। अब मैं क्रिश्चियन हूँ नहीं, लेकिन फिर भी वो जिस तरह से क्रिश्चियनिटी और जीसस क्राइस्ट के बारे में बात कर रहे थे, मुझे बुरा लग रहा था। और ये शायद आजकल दुनिया भर में बस ये एक फैशन सा हो गया है कि या तो पंथ और रिलीजन का सही अनुवाद धर्म नहीं होगा, धर्म तो रिलीजन से परे है, ऊपर है। रिलीजन का सही अनुवाद होगा पंथ। तो या तो पंथ पे बेइंतहा प्रहार किया जाए, या उसको ऐसे बस एक ढाल और अस्त्र बना के बस लड़ा जाए। लेकिन हमारा जो प्राचीन तरीका है उसमें पंथ को एक तरह से अपनी ढाल बनाया जाता है कि हम कैसे ऊपर उभरें उसका इस्तेमाल करके। तो हमारे लिए एक तरह से वो उभरने का एक तरीका है। तो हम यही हमारी प्रयास है, पहल है कि भाई जो हमारी जो प्राचीन नज़रिया तो था हमारे धर्म के प्रति, हमारे पंथ के प्रति, उसे फिर से लोगों को समझाया जाए। क्योंकि देखिए, अगर कुछ एक तरह से राम बनाए जोड़ी जो पंथों पे इतना जो गलत तरीके से जो बात करते हैं
और जो उल्टा हाँ, उन पर प्रहार करते हैं, उन दोनों को राम बनाए जोड़ी। लेकिन हम जो they deserve each other. करेक्ट, लेकिन हम जो आम लोग जो हैं जिन्हें गर्व है अपना हमारे, मैं हरदम मैं 2010 में जब मेरी पहली पुस्तक आई तब भी मैंने कहा था मुझे गर्व है हिंदू होने पर। लेकिन जो हमारे धार्मिक तरीके की जो अच्छी बातें हैं उसे एक शांत विनम्र तरीके से पेश किया जाए ताकि लोग समझें, और शायद हमारी ये आवाज़, भारत की आवाज़, दुनिया भर में जो कठिनाइयाँ हो रही हैं उनके लिए भी कुछ उनकी समस्याओं का हल बन जाए, कि हम भी उन्हें एक नया तरीका सिखा दें। जियो और जीने दो। मोर ऑन दिस, तो डू यू बिलीव जो मोनोथिस्टिक रिलीजन होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही भगवान है, मेरा ही रास्ता सही है, बाकी सारे खराब हैं, उनको हटा दो, क्या ये रिलीजन अहंकार पे बेस्ड है, ईगो पे बेस्ड है? नहीं, ये रिलीजन्स एक्सटर्नल लाइफ एक्सपीरियंस पर बेस्ड हैं, और जो पेगन वेज ऑफ लाइफ थे वो एक आंतरिक जीवन पर आधारित हैं। पेगन ये जो लोग जो- ना समझे उनको समझा देते हैं कि जो लोग जैसे पूजक। धरती की पूजा, आसमान की पूजा, सूर्य देव की पूजा, आप कह सकते हैं जो प्राचीन तरीका है, जिसमें सिर्फ शायद हम हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख सिर्फ हम अभी जिंदा हैं, और शिंतो जापान में बाकी सब मार दिए गए, उन्हें पेगन्स तो कहते हैं। उन्हें पेगन कहते हैं। रिलीजन्स और अगर जो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म उन्हें एब्राहमिक कहते मोनोथिस्टिक है। हैं, मोनोथीस्ट। जी, अगर हम दुनिया भर के एंड इंक्लूडिंग द हिस्टोरिकली पंथों के बारे में बात करें तो एक बेसिक डिवीजन हम सिंपल तरीके से कर लें कि एक है जो एब्राहमिक रिलीजन्स हैं और दूसरे हैं, लेट्स कॉल देम पेगन, पॉलिथिस्टिक, हाँ। पॉलीथियस्टिक पेगन रिलीजन्स। ये जो एब्राहमिक रिलीजन्स हैं ये एक्सटर्नल सोशल रिफॉर्म, समाज सुधारक पंथ हैं, और जो पेगन रिलीजन्स थे ये सिंबॉलिक, मिस्टिकल, आंतरिक जीवन पर ज़्यादा इनका ध्यान रहा है। पॉलिटिक्स और इमेजिनेशन, मिस्टिसिज्म, ये दोनों बहुत ही बेसिक मनुष्य की आंतरिक क्वालिटीज़ हैं। और जब मैं पॉलिटिक्स ये शब्द यूज़ कर रही हूँ बेस्ट पॉलिटिक्स के तरीके में, नॉट बैड पॉलिटिक्स, एंड आई रियली बिलीव दैट कि ये जो एब्राहमिक, ये जो रिलीजन्स आए थे, दे वर बेस्ड ऑन सही किस्म की राजनीति। एब्राहमिक रिलीजन्स के जो सबसे बड़े भाई हैं, जुडाइज़म, उनमें एक ज़रा सी खोट आ गई, और मैं विनम्रता से ये बोल रही हूँ कि उनकी जो सिद्धांतिक पुस्तकें हैं, और जुडाइज़म की सिद्धांतिक पुस्तक का नाम है तोरा, जो ओल्ड टेस्टामेंट के पहले 5 पुस्तकें हैं, उसमें द बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी और द बुक ऑफ एक्सोडस में सैद्धांतिक रूप से मूर्ति पूजा को नकारा गया है। मोसेस को कहा गया नॉट ओनली नकारा गया, इसे शैतानी कह दिया गया कि ये शैतानी है, और बोला कि इनके ऊपर प्रहार करो, प्रहार इनको जिंदा करो, मत। और इन्हें धरती से आइडल्स मिटा ऑफ दो। बाल करके, है ना? हाँ, सही है, बताया- मार्दुक करेक्ट, मार्दुक और और बताया बाल। क्या है कि इनको जिंदा मत छोड़ो। हाँ, और धरती से इन्हें मिटा दो। ये दुर्भाग्यवश ये नहीं होना चाहिए था, और क्योंकि ये सैद्धांतिक रूप से आ गया, और फिर 2 जो छोटे भाई थे, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, उनने बड़े भाई की सुनी और लग गए धरती से मिटाने। तो आज अनकट पे हमारे साथ अमीश हैं, ऑथर, तो आप जानते ही हैं इन्हें, इतने बड़े बड़े ना। ये दीदी का नाम छोटा क्यों लिख दिया आपने? अरे हमने कहा था कि एक ही बनाई, लेकिन दीदी मुझे मेरा पूरा नाम चाहिए, भावना रॉय, भावना नहीं चाहिए। बहाना बना के छोटा कर दिया। नहीं। ये किताब जो है, इसमें एक फैमिली है जो काफ़ी सारी बातें कर रही हैं और बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं बाय मेथड ऑफ डायलॉग, एक दूसरे से बात करके। जो ना समझ में आया वो फैमिली मेम्बर ही पूछ लेता है। अब जब ये किताब पढ़ते हैं तो आप भी उस फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा था तो मैं भी बन गया, तो दिमाग में सवाल तो उठते हैं, क्योंकि हर चीज़ तो माननी नहीं है। तो इसमें एक जगह लिखा था, मैंने नोट करके रखा था, जिसमें कहते हैं कि महाभारत एक कहानी थी जिसे वेद व्यास ने लिखी। क्या महाभारत एक कहानी थी, या वाज इट एन एक्चुअल सीरीज ऑफ इवेंट्स व्हिच वाज रिकॉर्डेड, या वाज इट जस्ट फिक्शन? नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि वो काल्पनिक है, ना रामायण ना महाभारत, लेकिन चूँकि
हमारे पास सबूत नहीं है तो हम दावा नहीं करते हैं, लेकिन हम तो मानते हैं कि वो सही था। लेकिन प्राचीन ज़माने में ये भी कहा गया है कि महाभारत का जो मूल था वो एक सेपरेट टेक्स्ट था, जय, और जय को बाद में विस्तार करके काफ़ी और कुछ ऐड कर दिया गया। तो हम ये नहीं दूसरों पर दबाव डाल रहे हैं कि आपको मानना पड़ेगा कि ये सत्य है। तो एक पात्र ने कहा कि ये कहानी है, और आज कई ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि भाई कहानी है। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो हरदम कहते थे भी कौन समझ सकता है कि क्या सत्य है, क्योंकि अगर आप अतीत की तरफ देखें तो आपके पास सिर्फ रिकॉर्ड्स हैं, और भविष्य की तरफ देखें तो सिर्फ सपने हैं। सत्य तो बस यही एक लम्हा है, उसे ही समझ सकते हैं। जैसे अभी आप और मैं हम लोग मिल रहे हैं, 5 साल बाद आपकी याद शायद इस मुलाकात के बारे में कुछ अलग हो, हमारी कुछ अलग हो। तो इसमें भाई सत्य के कौन जानता होगा। तो शायद आपका जो रिकलेक्शन होगा वो आपकी कहानी होगी, हमारा जो रिकलेक्शन है वो हमारी कहानी होगी। इसमें एक और बुक में दीदी बताइए, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म पे बस आप छू के निकल गए, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, तो उस पे भी सवाल उठाते कि क्यों इसमें थोड़ा और डेल्व करते तो रीजन नहीं पता लगा। उसको छू के निकल गए किताब के अंदर। विस्तार में अंबेडकर जी ने लिखा है अपनी इस पुस्तक विषय में पे। लिखा है, और ये एक बहुत ही दर्दनाक एक वायलेंट इतिहास है हमारी संस्कृति का। जो हमारे जो बुद्धिस्ट सेंटर्स थे, वो नालंदा हो या तक्षशिला हो, पूरा अफगानिस्तान तो बुद्धिस्ट था। बमियान बुद्ध भगवान के तो अभी ही हाल ही में ताशकंद, यारकान। हाँ, तो लिखा तो है। ये डॉक्टर अंबेडकर ने भी इसके बारे में लिखा था, क्योंकि जो तुर्की आक्रांता जिन्हें हम दिल्ली सुल्तान और मुगल कहते हैं, वो एक्चुअली तुर्की थे, विदेशी थे। स्लेव डायनेस्टी वाले। हाँ, वो सब। और शायद हमारे सरकारी इतिहासकारों ने शायद एक गलती कर दी। अगर हम अंग्रेज़ी शासनकाल को क्रिश्चियन रूल नहीं कहते हैं, तो तुर्की शासनकाल को हम लोग इस्लामिक रूल क्यों कहते हैं? बॉलीवुड ने भी थोड़ा और इसमें मिर्च मसाला ऐड कर दिया कि भाई हम लोग समझते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी रणवीर सिंह की तरह दिखता था या अकबर पृथ्वीराज कपूर की तरह दिखता था। एक्चुअली वो लोग तो तुर्की थे, हमें तो वो चाइनीज़ दिखते। मंगोल। हाँ, टर्किक, मंगोल, ये सब स्टेप लैंड्स के, हंस, सेंट्रल टर्किक, एशिया मंगोल, से सब घूमते हुए सेंट्रल आए। एशिया जो स्टेप लैंड्स के जो थे। और पिक्चरों में, चित्रपटों में दिखाया जाता है कि वो उर्दू बात कर रहे हैं। भाई उर्दू तो हमारी भाषा है, वो तुर्की में बात करते थे या फारसी में। हमें कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। वो एक्चुअली विदेशी थे, और अगर आप उनकी भाषा को देखें तो फिर भी बहुत कुछ समझ में आता है। थोड़ा बहुत डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा है इसके बारे में। जो तुर्की थे वो काफ़ी इतिहास में काफ़ी लेट टाइम तक वो बौद्ध थे, बुद्धिस्ट थे। तो कहा जाता है कि जो महमूद गजनी था, या तो उसके पिता या उसके बाबा वो बुद्धिस्ट थे, इसलिए उनका सरनेम होता था सेबुक्तगिन। तो और तुर्की हाल में फिर वो इस्लामी बने करीब 10th सेंचुरी में, और उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रहार बौद्ध विहारों पर ही किया। इसीलिए आप देखेंगे तुर्की में आइडल्स को, मूर्ति को बुट कहा जाता है। बुट शब्द कहाँ से आता है? बुद्धा से। करेक्ट, बुद्धा बुट बना, फिर बुट को लोग मूर्ति कह रहे हैं, इसलिए बुट परस्ती को एक ईवल कहा जाता है, और अगर कोई बुट को तोड़ता है तो उसे बुट शिकान कहा जाता है। तो एक्चुअली ये है एक दर्दनाक कहानी जो तुर्की आक्रांता जो आए थे उसमें, और डॉक्टर अंबेडकर ने इसके बारे में काफ़ी लिखा भी है। तुर्क ने जब अपना बौद्ध धर्म छोड़ा और बौद्धों पर प्रहार किया और इस्लाम अपनाया, उसके बाद इस्लामी केंद्रों में भी प्रहार किया। करेक्ट। बगदाद, दमास्कस जो को तो वो सिर्फ पैसे लूटने आए थे। ना वहाँ पे सिर्फ वो नहीं, ये एक्चुअली क्योंकि लंदन में मैं काफ़ी अरबी लोगों से भी मिला हूँ। जो अरब संस्कृति जो थी उसकी हाई पॉइंट थी अब्बासिद जो डायनेस्टी। करेक्ट, जो 8th 9th 10th सेंचुरी में।
ये अबसिद जो एम्पायर था, जो साम्राज्य था, इसे किसने ध्वस्त किया? मंगोल और तुर्कियों ने। और जो पैलेस ऑफ लर्निंग था बगदाद में, उसे पूरा ध्वस्त कर दिया गया, जला, जैसे नालंदा को डिस्ट्रॉय नालंदा, किया था। तक्षशिला दोनों। हाँ, वैसे ही बगदाद के पैलेस ऑफ लर्निंग को बर्बाद कर दिया गया था। और कुछ अरबियों ने मुझे बताया था कि उस ज़माने के लोगों ने लिखा था कि इतने मैन्युस्क्रिप्ट्स जला दिए गए कि उन मैन्युस्क्रिप्ट्स के इंक से, स्याही से टाइग्रिस यूफ्रेटिस नदी पूरी काली पड़ गई थी, क्योंकि जो जला नहीं पाया उसे पानी में फेंक दिया, क्योंकि वो मानते थे कि ये सब जो लिखे हुए हैं अगर साइंटिफिक है तो शैतान का काम है, तो इसे फेंक देना चाहिए। तो अरब, इवन अरब एम्पायर वाज एक्चुअली डिस्ट्रॉयड बाय दीज। जो यहाँ आए थे वो अरब वर्ल्ड में भी गए और वहाँ पे अरब वर्ल्ड को पूरा ध्वस्त कर दिया उन लोगों ने। अरब नहीं भूले हैं। हाँ, हम भूल गए, वही मुझे हम लोग भूल गए हैं, लेकिन अरब नहीं भूले, उन्हें सब याद है कि बगदाद जो ध्वस्त हुआ, हमारी पूरी सभ्यता उससे उस समय के बाद पूरी गिर गई। एक और लाइन था जिससे मैं कहा ये क्या है, ये कैसे एवोल्यूशनरी, हम सब मतलब पहले हम सब जानवर थे, ग्रैंडफादर ब्रेन वाला जो पोर्शन है। तो क्या ये विपरीत नहीं है हमारी मान्यता के खिलाफ कि हम तो एवोल्यूशन में तो विश्वास नहीं, हम तो पुनर्जन्म और उसके बाद? नहीं, ये देखिए, ये तो चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है कि एवोल्यूशन, क्या वो हमारी हिंदू धर्म के से एग्री करती है या नहीं करती है? ये दशावतार भी एक तरह से वही दिखा रहा है, वही दर्शा रहा है। लेकिन दूसरी बात, क्योंकि, और यही पॉइंट में एक्चुअली मैंने ऑक्सफोर्ड में भी किया, क्योंकि हमारे धर्म में ब्लास्फेमी नाम की कोई चीज़ है नहीं, तो ऐसी कोई वैज्ञानिक सत्य जिसे हमें नकारना है, अपने आप को एक हिंदू साबित करने के लिए, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ वैज्ञानिक सत्य निकल के आता है जिसमें फिर हमें अपने सोच में सुधार करने की ज़रूरत है, हम बड़े आसान से कर लेते हैं। इसलिए हमारे देश में कोई वैज्ञानिक भी हो सकता है और धार्मिक भी हो सकता है, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, दोनों हो सकते हैं। कोई ऑथर भी हो सकता है, डिप्लोमेट भी हो सकता है। करेक्ट। पश्चिमी देशों में आपको एक ही चुनना पड़ेगा। जैसे मैं उदाहरण दे दूं, हमारे जो स्पेस साइंटिस्ट थे जिन्होंने मून पर जो प्रोब भेजा, वो सब आप सब जानते होंगे, लेकिन ये भी जानते होंगे कि लॉन्च के पहले वो रॉकेट के पुर्जे लेके मंदिर गए थे। उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं, वो ऑक्सफोर्ड डिबेट में मैंने यही बात कही कि अगर कोई पश्चिमी साइंटिस्ट ऐसा करता है तो बोलते क्या बेवकूफ़ है। लेकिन हमारे यहाँ पे ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि अलग अलग नज़रिए की हमें अनुमति है, कर सकते हैं। हमारे इतने दर्शन शास्त्र हैं हमारे हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म में, क्योंकि सांख्या मीमांसा जो है, जो हिंदू फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं, वो भगवान को तो नहीं मानते, दे डोंट बिलीव इन अ क्रिएटर गॉड। लेकिन कोई उनके ऊपर कोई प्रहार नहीं करता है, भाई तुम गलत बोल रहे हो, उनका हक है अलग सोचने का। मैं प्रभु शिव की आराधना करता हूँ, मेरी माँ जो हैं माता भक्त हैं, भावना दीदी शिव जी उनके इष्ट देव थे, लेकिन अभी प्रभु श्री कृष्ण हैं। तो अलग अलग मतलब हमें वो अनुमति दी गई है, वो आज़ादी है अलग अलग सच समझने की। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ट्रूथ इज वन, वाई स्पीक इट एज मेनी। एक थोड़ा समय और लूंगा मैं आपसे, एक और सवाल था जिस पे भी अगेन किताब के अंदर थोड़ा सा हल्के से टच किया गया है। 10 अवतार अभी आपने मेंशन किया, कई जगह बुद्ध भगवान को मानते हैं 9वां अवतार, साउथ में नहीं मानते, साउथ में आई थिंक बलराम को मानते हैं। सही कह रहे हैं। कौन सा, विच वन इज एक्यूरेट? अब आप दोनों लेखक हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं दोनों हैं, तो बताइए कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, विच हैज मोर वेट? मैं जवाब दूं? आपका सत्य आपके लिए सही है, मेरा सत्य मेरे लिए सही है। ये अगर मैं एग्जाम में लिखता ना, इतना बड़ा अंडा मिलता मेरे को। मैं आपको कौन से एग्जाम, अगर दार्शनिक एग्जाम में तो फिर नहीं होता। तो 10 on 10 लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ। देखिए, हम लोग उत्तर भारतीय के हैं, उत्तर भारत के हैं। पिताजी का परिवार काशी का है, माँ जी का परिवार ग्वालियर का है। तो हमें तो सिखाया गया था बचपन में कि कार्तिक जी कुंवारे हैं, कि कोई बीवियाँ नहीं। साउथ में क्या तो अलग, साउथ में तो 2 हैं। और हम लोग गए थे बोर्डिंग स्कूल साउथ में, तमिलनाडु में। ये चौथी कक्षा में, 4th स्टैंडर्ड में, आशीष और मैं, मेरे जोड़ा भाई और मैं, वहाँ पे हमें पता चला कि भाई कार्तिक जी के तो 2 बीवियाँ हैं, वल्ली जी और सेना जी। जब हम छुट्टियों में वापस आए, मैंने माँ को कहा, अरे आपने तो कहा था वो कुमाने हैं। और वहां जाते जाते हो गए। तो माँ ने कहा, देखो
उनका सत्य भी सत्य है, हमारा सत्य भी सत्य है। अगर वो आस्था से पूजा कर रहे हैं तो वो भी उनके नज़रिए से सही है, हम अपने तरीके से अगर आस्था कर रहे हैं तो हमारे नज़रिए से भी वो सही है। ये यहाँ तक कि उत्तर भारत में कार्तिक जी के मंदिर में महिलाएं प्रवेश नहीं करती हैं, कि उन्हें डर लगता है कि उनके पति या भाई कार्तिक जी से प्रभावित होकर सेना में ना जुड़ जाएं। लेकिन साउथ में तो जाती हैं महिलाएं। मेरी माँ, और उन्हीं से हमें ये सीखने को मिला है, उत्तर भारत में वो प्रवेश नहीं करती हैं कार्तिक जी के मंदिर में। तमिलनाडु में आपका क्या अनुमान होगा, क्या करती हैं वो? सीधा जाती हैं। क्या प्रॉब्लम है? तो और ये इसे ही मैं उदारवाद कहता हूँ, इसे लिबरलिज्म कहता हूँ, जिसमें आप अलग अलग सत्य को एक्सेप्ट करने के लिए और इज्जत देने के लिए आप तैयार हैं। यही हमारा तरीका है, ये धार्मिक तरीका है। मतलब जिससे खुशी मिले और दूसरे को दुख ना पहुंचे, शायद वही और देखिए, अगर हम अलग अलग हैं तो कौन कह सकता है कि एक ही सत्य सबके लिए सत्य होगा। जैसे मैं अपने पत्नी से बेइंतहा प्यार करता हूँ, लेकिन अगर मैं कहूँ ये आप कि कैमरा पे बोल रहे हैं वैलिडेशन के लिए या मुझे बता रहे हैं? हाँ? लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि पूरे दुनिया भर में वो सबसे बेस्ट पत्नी है, तो वो तो गलत होगा ना, क्योंकि किसी दूसरे के लिए उसकी पत्नी बेस्ट हो सकती है, करेक्ट? तो या मेरे लिए मेरी माँ सबसे बेस्ट है, लेकिन किसी दूसरे के लिए उसकी माँ सबसे बेस्ट है, और मुझे क्या हक बनता है कि किसी दूसरे की माँ का मैं तिरस्कार करूँ या अपमान करूँ? मुझे कोई हक नहीं बनता। तो उसके लिए उसकी माँ सही, क्योंकि हम सब अलग अलग हैं। सो हर किसी के इष्ट देवी भी अलग अलग होंगे, हर किसी का सत्य भी अलग होगा। अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो तो उसमें कोई कठिनाई नहीं है। ऐसी ही बातचीत इस किताब के अंदर है। एग्जैक्टली ऐसी ही बातचीत मैंने पूरी पढ़ी है। मौका लगे तो पढ़िएगा और फिर इनको जरा ढूंढ के सोशल मीडिया पे बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू अनंत। कीडी एंड अमीश आने के लिए अनकट पे। मजा आ गया आपसे बात करके। थैंक यू। धन्यवाद।